हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 चैप्टर से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 करेंगे एंड देन चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6, 7, 8 में भी, 9th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सोल्ट कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सोल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एसिड का कोई भी एग्जांपल पूछती हूँ कि एसिड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 भी एक एसिड होता है। ऐसे ही हमारे पास बेसिस होते हैं बहुत सारे, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH एक बेस होता है। सॉल्ट की बात करें तो NaCl जो हम कॉमन सॉल्ट डेली कंज्यूम करते हैं वो एक सॉल्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस के बारे में आपने सुना होगा, लैब्स में देखा भी होगा, जिनको स्कूल्स में दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो अब जब ये फाउंड हुए थे एसिड एंड बेसिस, सबसे पहले सपोज हमें HCl मिला या NaOH मिला, तो हमने कैसे कैटेगराइज किया कि ये एसिड के अंडर आएगा, ये बेस के अंडर आएगा और ये सोल्ट बोला जाएगा। तो उस टाइम पे हमें कैसे पता चलता था, हमें टेस्ट से पता चलता था। अगर किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने पे वो खट्टा होता था, यानी कि सोर टेस्ट अगर उसका होता था, तो उसको हम एसिड बोलने लग गए। अगर कोई भी सब्सटेंस बिटर टेस्ट का यानी कि कड़वा होता था, तो उसको हम बेस बोलने लगे। तो ऐसे करके हमने क्लासीफाई किया। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे एसिड को, सारे सब्सटेंसेस को हम टेस्ट भी करके नहीं देख सकते क्योंकि टॉक्सिक होते हैं बहुत सारे। तो फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी बहुत सारी एसिड एंड बेसिस को लेके। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, आर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरीज थ्योरी एंड थर्ड इज लेविस थ्योरी। आपको 10th क्लास तक ओनली आर्हीनियस थ्योरी के बारे में पढ़ना है, बाकी दो आपके 10th लेवल तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इन थ्योरीज के अंदर क्या हुआ था। बट मेन हम आर्हीनियस थ्योरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, यानी कि उनका एक्वस सोल्यूशन बनाएं, जिसको हम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, जिनके डिसोल्यूशन पे हमें H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कोई भी HCl ले लिया, ठीक है, उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो डिसोसिएट होकर मुझे क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, NCl नेगेटिव देगा। तो उसको हमने एसिड की कैटेगरी में बोल दिया आर्हीनियस ने। ठीक है, सो वो वाले सब्सटेंसेस जो डिसोल्यूशन करने पे H पॉजिटिव आयंस देते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर बेसिस के लिए उसने क्या बोला कि वो सब्सटेंसेस जो डिसोल्यूशन करने पे OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे ना, उनको हम बेस बोलेंगे। लाइक आप NaOH का देख सकते हो एग्जाम्पल। NaOH में क्या होता है, जैसे आप उसको वाटर में मिक्स करोगे वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस वो दे रहा है डिसोल्यूशन करने पे, इसलिए हम उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, सो अब अगर आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं, असर्शन एंड रीजन में भी पूछ सकते हैं, फिर अगर सिंपल डेफिनेशन भी आ जाती है व्हाट आर एसिड और व्हाट आर बेस, तो उसमें आपको क्या लिखना है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है दैट एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which gives H positive ions on dissolution, या फिर which gives H positive ions on dissolving in water। ठीक है, बेस के लिए आपको लिखना है बेसिस आर दो सब्सटेंसेस which gives OH negative ions on dissolving in water। बस ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद आप 1-2 पॉइंट्स और लिख सकते हो कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सो अब थोड़ा सा बाकी दो थ्योरीज के बारे में भी देख लेते हैं। तो सेकेंड साइंटिस्ट हमारे पास आया था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरीज। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके हमें थ्योरी दी थी कि एसिड हम उनको बोलेंगे जो हमें H पॉजिटिव आयंस डोनेट करता है। ठीक है, बेसिस हम उनको बोलेंगे जो H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने दोनों डेफिनेशंस को H पॉजिटिव आयंस की टर्म्स में हमें डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था लेविस। लेविस ने बोला कि एसिड वो वाले सब्सटेंसेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और बेसिस वो वाले होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे।
ठीक है। सो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि इन दो थ्योरीज में क्या हुआ था। मेन आपको फर्स्ट आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपको डेफिनेशन देनी है एसिड्स की एंड बेसिस की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच इंडिकेट समथिंग, जो कुछ भी इंडिकेट करें। जैसे कि हमारे पास होते हैं एसिड एंड बेस इंडिकेटर। तो एसिड एंड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकें। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है लिटमस पेपर, ठीक है। वो नेचुरल होता है, वो लाइकन प्लांट से बनता है, ठीक है। सो वो पेपर दो टाइप्स का होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। सपोज ये लिटमस पेपर है, ठीक है। सो एसिड क्या करते हैं? लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज कर देते हैं, रेड कलर। अगर हम लिटमस पेपर को किसी भी एसिड में डिप करेंगे तो वो लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। बेसिस क्या करते हैं? ब्लू कलर देते हैं लिटमस पेपर पे, ठीक है। आप इसको बी से याद कर सकते हो, बी से ब्लू एंड बी से बेसिस, ठीक है। सो बेसिस देंगे ब्लू कलर, एसिड देंगे रेड कलर, ठीक है। अब लिटमस पेपर आपको पता है दो टाइप के, मैंने बताया आपको, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जो रेड लिटमस पेपर है, क्या हम उसको एसिड के लिए यूज कर सकते हैं? देखो, अगर रेड लिटमस पेपर को मैंने डिप किया एसिड में, तो एसिड तो लिटमस पेपर के साथ रेड ही कलर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, कलर चेंज ही नहीं होगा। तो एसिड के लिए हम यूज करेंगे ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे और इसको डिप करने पे एसिड क्या करेगा? इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो कलर चेंज हमें क्या दिखने वाला है? ब्लू टू रेड इन केस ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिस के केस में हम यूज करेंगे रेड लिटमस पेपर, और रेड लिटमस पेपर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में, ठीक है। सो बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो, बेसिस का कलर होता है लिटमस के साथ ब्लू, एसिड का कलर होता है रेड, ठीक है। बी से ब्लू होता है, बी से बेस होता है, ये इजी ट्रिक है याद करने के लिए। तो मैंने भी ऐसे याद किया था, तो आप इजीली इसको ऐसे याद कर सकते हो। सो अब एसिड जो है वो रेड देंगे, तो इसका कलर चेंज होगा, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस एसिड करेगा। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, मतलब फाइनल कलर हमें ब्लू मिलना चाहिए बेस के केस में, एसिड के केस में फाइनल कलर हमें रेड मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने इंडिकेटर्स की बात कर ली। अब एसिड हो गया, बेस हो गया, इंडिकेटर्स भी हो गया। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखो, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? सॉल्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं एसिड को, जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब है, मैंने उसमें एसिड डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने उसमें बेस भी डाल दिया, तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होके, रिएक्शन होके मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एसिड हम इसमें डाल रहे हैं एंड बेस डाल रहे हैं, और दोनों को मिक्स करने पे ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की एंड वाटर की, ठीक है। सो जो सॉल्ट होगा अब ये न्यूट्रल नेचर का होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एसिड प्लस बेसिस मिक्स होके वो क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है। सो अब जो ये सॉल्ट है ना, ये टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, एक बेसिक सॉल्ट हो सकता है। बेसिकली थ्री टाइप का। न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट जैसे कि हमारा NaCl हो गया, ये सारे हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। अब एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? उससे पहले एक और टर्म होती है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कलीज बेसिकली बेसिस ही होते हैं। एल्कलीज आर बेसिस बट विच आर, एक कंडीशन होती है, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब बेसिस देखो, सोल्यूबल भी हो सकते हैं वाटर में एंड इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं, लेकिन एल्कलीज हम सिर्फ उन्हीं बेसिस को बोलेंगे जो कि वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है। सो उनको हम एल्कलीज बोलेंगे। अब सोल्ट के मैं टू टाइप्स आपको बता रही थी, एसिडिक सोल्ट एंड बेसिक सोल्ट।
ठीक है। अब कोई भी सॉल्ट एसिडिक कब बनेगा और कोई भी सॉल्ट बेसिक कब बनेगा? देखो, न्यूट्रल वो तब बनेगा जब जो हमने एसिड यूज किया है और जो बेस यूज किया है, अगर वो एसिड उस बेस को या फिर वो बेस उस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा ना, तब जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है। बट अब अगर कोई भी एसिड जो है वो हमने वीक ले लिया सपोज, और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब जो वीक एसिड है वो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड कम है, बेस की कंसंट्रेशन, बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए वो स्मॉल स्ट्रेंथ वाला, वो लेस स्ट्रेंथ वाला एसिड मोर स्ट्रेंथ वाले बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो एक बेसिक सॉल्ट होगी, उस सॉल्ट में ज़्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी बेस की, बेसिक नेचर उसका हो जाएगा। तो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। पहले मैं आपको न्यूट्रल के लिए बता देती हूँ। न्यूट्रल सॉल्ट आप सबको पता है NaCl होता है। ठीक है। न्यूट्रल की फॉर्मेशन अब देखो कब होगी, जब या तो हम वीक एसिड और वीक बेस यूज करें, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें। दोनों ही केसेस में आपका जो है सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। ठीक है। तो मैं स्ट्रॉन्ग वाला एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इससे हमें मिलेगा H2O, पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होती है ना। अब क्या बच गया, NaCl प्लस NaCl, सो इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। सेकेंड मैंने आपको बताया था बेसिक सॉल्ट। ठीक है। बेसिक सॉल्ट के लिए कोई भी मुझे स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है, ठीक है, बहुत कॉमन। वीक एसिड हम ले सकते हैं, H2CO3 में ले रही हूँ, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इससे हमें मिलेगा वाटर प्लस में Na2CO3। सो ये जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब अगर मैं एसिडिक सॉल्ट की बात करूं, एसिडिक सॉल्ट, सो एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले रही हूँ फिर से, ठीक है। वीक बेस अब मैं ले रही हूँ NH4OH, ठीक है, NH4OH मैंने ले लिया। अब इससे फिर से H2O मिलेगा एंड NH4Cl। तो ये जो सॉल्ट होता है ये एक एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी स्टडी कर लिए हैं। सो अब आपको MCQs में या फिर असर्शन एंड रीजन किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन किस कंडीशन में होती है, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन कब होती है, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है। तो इससे आपको रिएक्शन भी दे सकता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन को। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। So now chemical properties of acid and bases. So first chemical property है हमारे पास acid and base when reacts with metal, तो वो हमें क्या देते हैं। तो acid या base को आप अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो वो ऑलवेज हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा एंड H2 गैस उसमें रिलीज होती है ऑलवेज। सपोज आप कोई भी मेटल ले लो, सपोज मैंने जिंक मेटल ले लिया, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने HCl डाल दिया एसिड, तो अब क्या हो जाएगा, ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन, एंड H2 गैस उसमें से रिलीज होगी, ठीक है। अब जो ये H2 गैस यहाँ पर रिलीज होती है ना, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि H2 गैस रिलीज हो रही है, O2 गैस रिलीज हो रही है। तो हमें पता कैसे चलता है कि बेसिकली जो ये गैस रिलीज हो रही है ये H2 गैस ही है। तो H2 गैस को चेक करने की एक एक्टिविटी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल को हम H2, जहाँ से H2 गैस रिलीज हो रही है उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो बर्निंग कैंडल है वो कैसे साउंड करना स्टार्ट कर देगी, पॉप साउंड करना स्टार्ट कर देगी। सो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो एक H2 गैस है, ठीक है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। H2 गैस जो हमारी रिलीज हो रही थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, तो उसको हमने टेस्ट किया था बर्निंग कैंडल से और पॉप करके साउंड आ रही थी, जिससे हमें कंफर्म हो गया था कि H2 गैस रिलीज हो रही है। तो उसको आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उस शॉर्ट को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसे हम H2 गैस को कंफर्म कर सकते हैं। अभी हमने एसिड का देख लिया। इसी तरह अगर हम मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तब भी हमें सॉल्ट एंड H2 गैस ही मिलेगा। तो जिंक को हमने NaOH बेस के साथ रिएक्ट करवाया, अब हमें मिला सॉल्ट सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2,
प्लस में हमारे पास H2 गैस रिलीज हुई है, ठीक है, जिसको हम कंफर्म कर सकते हैं पॉप साउंड से। अब आपको एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है, और उस पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो बार सीबीएसई ने पूछ भी रखा है क्वेश्चन, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसमें क्या था कि हमने क्या किया, हमने एक स्टैंड पे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रख लिया, ठीक है। अब उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है सबसे ज़्यादा। तो H2SO4 में हमने थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, ठीक है, पीसेस डाले जिंक मेटल के। अब हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को कोक से फिट कर दिया, ठीक है, वो टाइप स्ट्रक्चर सा होता है कोक, ठीक है, तो उससे हमने उसको फिट कर दिया ताकि जो भी H2 गैस रिलीज होगी वो वेस्ट ना हो, और उसके अंदर, उस कोक के अंदर हमने एक पाइप फिट कर दी, ठीक है। सो अब जो भी रिएक्शन होगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 एंड जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, तो जितनी भी H2 गैस रिलीज होगी ना वो सारी उस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो उस पाइप के बिल्कुल माउथ के सामने हम रखेंगे बर्निंग कैंडल। तो जैसे ही जो गैस निकलेगी, अगर उसने बर्निंग कैंडल के साथ पॉप करके साउंड करी, पॉप साउंड अगर हमें सुनाई दी बर्निंग कैंडल के साथ, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो H2 गैस थी। तो इस एक्टिविटी पे भी आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसमें CO2 गैस निकलती है, एंड एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या क्या निकलता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन एंड H2 गैस निकलती है। ऑलवेज मेटल का एसिड या बेस के साथ आप रिएक्शन करोगे, ठीक है, और मेटल के कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो देखो कार्बोनेट है मीन CO3 है मेटल के साथ फॉर्मूला में, तो CO2 भी रिलीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में एसिड के साथ ये रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें हमने मेटल का कार्बोनेट लिया है, सोडियम मेटल है, और इसका हमने कार्बोनेट ले लिया CO3। तो अब इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। सो इसमें से CO2 निकलेगी, और एक जो ऑक्सीजन बच जाएगा वो H2O की फॉर्मेशन कर देगा। देखो मेटल और एसिड के साथ सॉल्ट और H2 गैस तो निकलनी ही थी, लेकिन अब यहाँ पे मेटल के साथ CO3 भी है, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो CO3 एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह निकल जाएगी, और जो एक ऑक्सीजन बच गया वो H2 के साथ अटैच होकर H2O की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl वाटर एंड CO2 रिलीज होगा। सेम हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में होगा। इसमें भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो सेम सॉल्ट, वाटर और CO2 ही फॉर्मेशन होगी, बस इसमें नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे ओनली 1 HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब देखो जैसे इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज हो रही थी, जिसको हम कंफर्म कर सकते थे कौन से मेथड से, बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे और पॉप साउंड आएगी, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें जो गैस निकल रही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है, तो उसका भी देखो चेक करने का एक मेथड होता है। CO2 को हम एक तो एफरवेसेंस से चेक कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, तो उसको ऐसे शेक करेंगे तो फिर ओपन करेंगे तो एकदम से एफरवेसेंस आता है, तो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस होती है, ठीक है, हाई प्रेशर पे उसको फिल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स को CO2 के। तो ऐसे ही CO2 को हम कंफर्म कर सकते हैं एफरवेसेंस से। दूसरा होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और जिससे हम बिल्कुल पक्का कंफर्म कर सकते हैं, तो वो होता है लाइम वाटर वाला। तो इसमें देखो सपोज ये लाइम वाटर है, ठीक है, तो इसमें हम इस गैस को पास करेंगे, जो यहाँ से ये गैस निकल रही है ना, इसमें हम इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे। अगर हमारा लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस है ये हमारी CO2 गैस रिलीज हो रही है। और ये मिल्की होता किस लिए है, बिकॉज जो लाइम वाटर होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये फॉर्मेशन करती है CaCO3, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करती है लाइमस्टोन की, जो कि वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। सो वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। सो अब अगर हम उस CO2 को वहाँ से नहीं हटाएंगे और एक्सेस में CO2 पास करवा रहे हैं लाइम वाटर में, तो अब क्या होगा, जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे फेड होके वापस से वो सॉल्युबल होना स्टार्ट कर देगा, और वो मिल्की ना होके वापस से ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टाइप का होना स्टार्ट कर देगा। उसका रीज़न क्या होता है, देखो अगर हम इसके अंदर, देखो लाइम वाटर के अंदर हमने CO2 डाली तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म हो गया और फिर भी CO2 गैस मीन्स एक्सेस में है,
बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है सोल्यूशन में अगर, तो ये वापस से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगी विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सो ये वाटर सॉल्युबल हमारे पास सब्सटेंस की फॉर्मेशन होएगी तो वापस से उसके अंदर सॉल्युबल होना स्टार्ट कर देगा। सो नेक्स्ट इज थर्ड रिएक्शन है हमारे पास एसिड एंड बेसिस का, मेटल के ऑक्साइड्स का एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन अब हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, ठीक है। सो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये होते हैं बेसिक नेचर के ऑलवेज। मेटल का ऑक्साइड जैसे कि CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड ऑलवेज कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अगर आप उसका सोल्यूशन को लिटमस पेपर में डिप करोगे तो वो क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा, ठीक है। बेसिक है तो ब्लू कलर होना चाहिए फाइनल, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास रिएक्शन आएगा CuO प्लस में एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देखो ये वही वाला रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते थे तो उससे हमें क्या मिलता था, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो उसको जो हम एसिड की प्रेजेंस में या एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन ही होगी। तो यहाँ पे सॉल्ट हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ तो इससे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। नॉन मेटलिक ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एसिडिक यानी कि ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस कलर चेंज करेंगे, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल वही वाला हो जाएगा हमारा, लाइम वाटर को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा CaCO3 एंड वाटर, ठीक है। सो ये हमारे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं एसिड एंड बेसिस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डू एसिड एंड बेसिस हैव समथिंग इन कॉमन। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं एसिड एंड बेसिस की जो कॉमन होती हैं? ऑब्वियसली ऐसी प्रॉपर्टी होती है। एसिड एंड बेसिस जो होते हैं वो दोनों ही बहुत ही गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वो वाले सब्सटेंसेस जिनके अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो एसिड एंड बेसिस आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों ही बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर यानी कि डिस्टिल वाटर, जिससे हम फिल्टर करके जिसको अपने फिल्टर में से RO वगैरह में से जो लेते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज उस वाटर में बहुत सारे आयंस जो है वो फिल्टर हो जाते हैं, तो H पॉजिटिव आयंस उसमें सफिशिएंट नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए बेसिकली H पॉजिटिव आयंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेयर एज अगर हम उस प्योर वाटर को कंपेयर करेंगे ना टैप वाटर से, तो टैप वाटर में आप देखोगे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, वो फिल्टर्ड नहीं है। फिल्टर हमारे क्या करते हैं, अच्छे आयंस को भी और बुरे आयंस को भी, सबको वो फिल्टर कर देते हैं। तो इस वजह से प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वेयर एज टैप वाटर ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड और बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये देखो, सपोज मेरे पास कोई भी एसिड था, ठीक है, या बेस था सपोज, तो क्या होगा अगर मैं उसको वाटर में ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी भी एसिड को के अंदर में पानी मिला दूं तो जितना वो पहले इफेक्टिव था, जितनी उसके पास स्ट्रेंथ थी, वो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव आयंस पहले उसके सॉल्यूशन में थे ना, अब वो वाटर के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके अब वो कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। सो डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड और बेस, उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। किसी भी चीज में वाटर को मिक्स करना, उसका इफेक्ट कम करना, उसकी स्ट्रेंथ को कम करना, ठीक है।
सो ऐसे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन गिवन था कि what happens to H positive ions when you add water to it or on dilution। तो डाइल्यूशन पे क्या होगा H पॉजिटिव आयंस के साथ, वो डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस अगर ज़्यादा हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, अब एसिड को हम वीक बना रहे हैं उसमें वाटर ऐड करके, तो अब H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। सेम बेस के केस में होगा, अगर किसी भी बेस में हम वाटर को ऐड करेंगे यानी कि उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें OH नेगेटिव आयंस भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। बाकी के जो भी टॉपिक्स बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। And if you like my video, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.